तो दोस्तों, मैं नीरज राय पुनः आपको संविधान पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पिछली क्लास में हमने भारत का विभाजन पढ़ा और स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा। दोस्तों, स्वतंत्रता अधिनियम और भारत विभाजन का संबंध सीधे संविधान से हमारे है, जो कैबिनेट मिशन से है, तो वो बात हमने पीछे चर्चा की। इसके बाद अब संविधान सभा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ी सी पहले इसमें सूचनाएं हैं ऐतिहासिक, उसको जान लेते हैं। इसके बाद विषय में आपको मजा आएगा आगे पढ़ने में, तो थोड़ी सी जो सूचनाएं हैं पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। संविधान सभा के सिद्धांत का जो पहली बार हमको दर्शन मिलता है वो 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में मिलता है। संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन हमको पहली बार मिलता है वो 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में मिलता है। दोस्तों, ये एक बात हो गई। सबसे पहली बार संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन हमको कहां मिलता है? 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में मिलता है। ये एक बात हो गई, ठीक है दोस्तों। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। किसकी इच्छा अनुसार होना चाहिए? भारतीयों की। ये भी बहुत बड़ी बात है। पहली बार 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारत का संविधान है वो किसकी इच्छा अनुसार होना चाहिए? भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। किस पार्टी ने की? स्वराज पार्टी ने। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किस पार्टी ने स्वराज, तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी, ठीक है। अब स्वराज पार्टी के विषय में थोड़ी सी चीज बस जान लेते हैं। कांग्रेस से अलग होकर के 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास को ही देश बंधु कहा गया है, फ्रेंड ऑफ नेशन कहा गया है, ठीक है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के कांग्रेस से अलग होकर 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। और दोस्तों, स्वराजियों की ही सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीयों को पहली बार सांसद होने का गौरव मिला, ठीक है। और 1925 में केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं वो विट्ठल भाई पटेल हैं। किस पार्टी से थे? स्वराज पार्टी से थे। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? वो हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। और किस पार्टी से थे? स्वराज पार्टी से थे। तो किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की दोस्तों? स्वराज पार्टी ने। फिर आगे बढ़ते हैं। 1934 में एक साम्यवादी नेता थे मानवेंद्र नाथ राय, MN राय। उन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, ठीक है। किस व्यक्ति ने मांग की? मानवेंद्र नाथ राय, MN राय ने संविधान सभा की मांग की। कब? 1934 में, ठीक है। फिर 1935 से लेकर 1939 तक कांग्रेस अपने अधिवेशनों में लगातार संविधान सभा की मांग करती गई और 1938-39 में इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया। दोस्तों, 1935 से लेकर के 1939 तक कांग्रेस लगातार अपने अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग करती गई और 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा करेगी जिस पर कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। कितनी बड़ी चीज बात है, ठीक है, कि 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण, ठीक है, वयस्क मताधिकार के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा करेगी जिस पर बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये एक पुरानी ऐतिहासिकता थी जो हम लोग संविधान सभा के विषय में थोड़ा सा जाने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके विषय में दोस्तों। अब देखिए, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार संविधान सभा की मांग, तो आप क्रम से जानिएगा कि स्वराज पार्टी, इसके बाद मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। कांग्रेस से पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की है, यह बात आपको ख्याल में रखनी है। अब आइए, अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। पीछे आपको बताया दोस्तों कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 में चालू हो गया था और भारत इसमें शामिल होने से पहले ही मना कर चुका था। भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए ये जो अगस्त प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है, ये सारी प्लान थे भेजे गए कि किसी न किसी प्रकार से भारतीय युद्ध में क्या हो जाए? शामिल हो जाएं।
तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम है इसका दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। इसमें बहुत बड़ी सूचना है जो आपके बहुत काम आएगी। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो जो भारत के वायसराय थे, इन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में दोस्तों जो पहली बात कही गई कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा, ये इस जो अगस्त प्रस्ताव है इसका ये प्राण तंतु था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा। अब यदि आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि कांग्रेस जो मांग करते हुए आ रही थी उसको ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया, तो आपका उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव में। क्यों? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का संविधान बनाना किसका अधिकार होगा? भारतीयों का अधिकार होगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि भारत का संविधान कौन बनाएंगे? भारतीय। ये किसमें कह दिया गया? अगस्त। ये अधिकार की बात किसमें की गई? अगस्त प्रस्ताव की। तो कांग्रेस की मांगों को ब्रिटिश सरकार ने किस प्रस्ताव में स्वीकार किया है? दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया है। ये एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात कही गई इसमें कि अल्पसंख्यक वर्गों को पूर्ण महत्व दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि चूंकि ये दोनों हमारे साथ हो जाएं, दोनों को मनाना है, तो कुछ ऐसी चीज लाई जाए कि सब लोग संतुष्ट रहें। तो दूसरी बात कह दी गई कि जो ये भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को पूर्ण महत्व प्रदान किया जाएगा। जिन्ना भी प्रश्न हो गए, ठीक है। अब आगे आते हैं। तीसरी बात क्या कही गई कि एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी, ये तीसरी बात कह दी गई दोस्तों। चौथी बात कही गई कि गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद है उसमें और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद है उसमें और अधिक भारतीय शामिल होंगे, ये बात कह दी गई। और पांचवी जो इसकी बात कही गई वो ये कही गई कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज डोमेनियन स्टेटस या प्रादेशिक स्वशासन प्रदान किया जाएगा। औपनिवेशिक स्वराज, इसे डोमेनियन स्टेटस भी कहते हैं या प्रादेशिक स्वशासन भी कहते हैं। दोस्तों आगे क्रिप्स मिशन में फिर इसकी चर्चा होगी, तो अभी इसको आपको हम समझाएंगे कि डोमेनियन स्टेटस होता क्या है। बार बार बच्चे पूछते हैं, इस तरह इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिएगा। लेकिन पहले इसके विषय में थोड़ी सी बातें बिल्कुल से आप स्पष्ट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि जिस प्रस्ताव में जो बात है आप आगे पीछे ना जाएं कि क्रिप्स प्रस्ताव में क्या है, बेबल में क्या है, कैबिनेट मिशन में क्या है, वहां छोड़ दें। अभी अपने दिमाग में केवल इतनी ही धारणा करें कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बात कही गई है, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा। जब हम आगे पीछे होते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट नहीं होता है। बस यहीं पे ध्यान हो, फोकस केवल एक बिंदु पे हो, अगस्त प्रस्ताव पे। जब ये क्लियर हो जाए तब आगे क्रिप्स प्रस्ताव पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव किसके समय आया है? लॉर्ड लिनलिथगो के समय, ठीक है। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान किया गया था? पहला प्रावधान, भारत का संविधान बनाना भारतीयों को अपना अधिकार होगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। दूसरी बात कही गई कि अल्पसंख्यक वर्गों को पूर्ण महत्व प्रदान किया जाएगा। ये दो बातें कह दी गई। तीसरी बात कही गई कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। चौथी बात कही गई कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और पांचवी प्रतिज्ञा इसकी ये थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज डोमेनियन स्टेटस या प्रादेशिक स्वशासन प्रदान किया जाएगा। ये 5 बातें हैं। इन 5 बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है, कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा। नंबर 1 बात, अल्पसंख्यकों को पूर्ण महत्व प्रदान किया जाएगा। नंबर 2 बात, एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। नंबर 3 बात, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। नंबर 4 बात, और युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। ये 5वीं बात, ठीक है। ये 5 बातें इस बात में कही गई। और अगस्त प्रस्ताव आया कब है? 8 अगस्त 1940 को। किस वायसराय के समय? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। जवाहरलाल नेहरू ने इस पर एक टिप्पणी की कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील के समान है।
अगस्त प्रस्ताव पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या टिप्पणी की है कि यह जो अगस्त प्रस्ताव है दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील के समान है। यह हो गया दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। अब हम आगे आते हैं क्रिप्स मिशन के विषय में। क्रिप्स मिशन के समय में थोड़ी सी एक बात जान लें, तब क्रिप्स मिशन के विषय में लिखते हैं। चूंकि विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ फ्रांस था और जब फ्रांस की स्थिति कमजोर पड़ने लगी तो ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ा कि किसी भी प्रकार से भारतीयों को युद्ध में शामिल किया जाए। तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने 22 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स के निर्देशन में एक प्रस्ताव भेजा। स्टेफोर्ड क्रिप्स के निर्देशन में एक प्रस्ताव भेजा जो 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। इन्हीं के नाम पर इसे क्रिप्स मिशन कहा गया है। किस प्रधानमंत्री ने भेजा है? चर्चिल ने भेजा है। ठीक है दोस्तों, स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन लेकर के भारत आ गए। 23 मार्च 1942 को गवर्नर जनरल की कार्यपालिका के सामने ये क्या किए? प्रस्ताव को रख दिए। 23 मार्च 1942 को गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद के समक्ष अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया इन्होंने। 2 दिन बाद भारतीय नेताओं को प्रस्ताव दिखा दिया गया और 29 मार्च 1942 को आम जन को इस प्रस्ताव से अवगत करा दिया गया। ठीक है, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। 23 मार्च को कार्यपालिका परिषद के समक्ष रखा जाता है। 2 दिन बाद भारतीय नेता इस प्रस्ताव से परिचित होते हैं। ठीक है, और 29 मार्च 1942 को आम जन में पब्लिश कर दिया जाता है इससे। ठीक है, अब आते हैं इस प्रस्ताव के विषय में जो मूल बातें क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इन बातों को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रावधान किया गया था। देखिए, नंबर 1, और दोनों में अंतर करते हुए चलिएगा। कुछ चीजें आपको समान मिलेगी अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन में, इसलिए इन दोनों चीजों को मैं साथ में पढ़ा रहा हूं कि दोनों में जो अंतर करना होगा वो अंतर हो जाएगा। ठीक है, पहली बात इसमें कही गई कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा करेगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये पहली बात इसमें कही गई। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा, बस इतनी ही बात, कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा, बस यही स्टॉप हो गया। और क्रिप्स मिशन में कहा गया कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा करेगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मतलब इसने क्या कह दिया कि इस संविधान को एक निर्वाचित संविधान सभा बनाएगी। ठीक है, जो 1939 में नेहरू ने मांग रखी थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होनी चाहिए। यह निर्वाचित संविधान सभा वाली बात किस मिशन में की गई? क्रिप्स मिशन में की गई। ठीक है, इसलिए दोस्तों जब पीछे प्रश्न पूछा गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग किस प्रस्ताव में की गई है, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, इसमें पहली बार किस में की गई? तो उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन में पहली बार एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग की जा रही है। तो पहली इसकी बात क्या है कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के निर्वाचित सदस्य और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये एक बात हो गई। ठीक है, इसमें जो दूसरी बात कही गई, सेकेंड अनुच्छेद जो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारत एक संघ बनेगा। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर के भारत एक संघ बनेगा, यह बात किसमें कही गई है? क्रिप्स मिशन में। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारत एक संघ बनेगा। अब ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, लेकिन अब यहीं से उलझन चालू होती है और यहीं से प्रश्न हमारे गलती भी होते हैं। तीसरी बात इसमें कह दी गई कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर जो यह एक संघ बनेगा, अगर कोई प्रांत चाहे तो इस संघ से बाहर रह सकता है। देखिए दोस्तों, क्या बात कही जा रही है कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारत एक संघ बनेगा,
लेकिन फिर प्रांतों को क्या अधिकार दे दिया गया कि प्रांत चाहें तो इस संघ से क्या रह सकते हैं, बाहर रह सकते हैं। ठीक है, यह बात कह दी गई। और इसके साथ कह दिया गया कि जो नया संविधान बनेगा, प्रांत चाहे तो इसे स्वीकार करें, चाहे तो अस्वीकार कर दें। अब प्रांतों को दो अधिकार दे दिया गया, चाहे तो संघ में शामिल हो, चाहे तो संघ में शामिल ना हो, यह पहला अधिकार। और जो नया संविधान बनने जा रहा है, चाहे तो संविधान को स्वीकार करें, चाहे तो संविधान को स्वीकार न करें। अब ये जब दो अधिकार मिल गए, तो मान लीजिए कि यदि प्रांत संघ के संविधान को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी स्थिति क्या बनेगी। तो जो पुरानी संवैधानिक व्यवस्था है उसको वह कायम रख सकता है, जिस पुरानी व्यवस्था से अब तक चलता आ रहा है, चाहे तो उसको कायम रखे, या जो सम्राट की सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके लिए नए संविधान की व्यवस्था करेगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई दोस्तों। अब आगे क्या कहा गया इसमें कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, डोमेनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। यह बात अगस्त प्रस्ताव में भी कही गई और यह बात क्रिप्स मिशन में भी कही गई। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यह तो बात दोनों जगह कही जा रही है कि युद्ध के बाद भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, अगस्त प्रस्ताव भी कह रहा है और इसी बात को क्रिप्स मिशन भी कह रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जैसे ऊपर संविधान के विषय में अंतर है, वैसे यहां भी अंतर है दोनों में। इसमें कहा गया कि भारत को युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर किसी बाह्य सत्ता का नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, और राष्ट्रकुल में भारत की बराबर की हिस्सेदारी होगी और भारत जब चाहे राष्ट्रमंडल से अपने संबंध का विच्छेद कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, जो किसी बाह्य सत्ता से बिल्कुल स्वतंत्र होगा, उसके ऊपर कोई बाह्य सत्ता का नियंत्रण नहीं होगा, यह बात कह दी गई। और राष्ट्रमंडल में भारत को बराबर की भागीदारी होगी राष्ट्रकुल में, और भारत कभी भी चाहे तो राष्ट्रमंडल से अपने संबंध का विच्छेद कर सकता है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। इसके आगे कहा गया पांचवी बात कि गवर्नर जनरल की नई कार्यपालिका परिषद का गठन किया जाएगा और इसमें भारत के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गवर्नर जनरल की नई कार्यपालिका परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है, और जिसमें भारत के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन की सरकार के पास होगा। रक्षा मंत्रालय किसके पास होगा? ब्रिटेन की सरकार के पास होगा। अब एक बार फिर इस पे चलिएगा और बड़े ध्यान से इसको सुनने का प्रयास करिएगा आप। ठीक है, फिर से हम चलते हैं। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आता है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो प्रस्ताव में है उसको लेकर चलते हैं। पहली बात क्या कही गई कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से बनेगा। इसमें ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो निर्वाचित संविधान सभा की बात किस प्रस्ताव में की जा रही है? पहली बार किस प्रस्ताव में कर दी गई। ठीक है, दूसरी बात इसमें कही गई कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर भारत एक संघ होगा। जो ब्रिटिश प्रांत हैं और देशी रियासत हैं, इनको मिलाकर भारत एक संघ होगा। ये दो बातें कह दी गई। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या कही गई कि जो प्रांत चाहे वह संघ से अलग हो सकता है। ठीक है, एक अधिकार प्रांतों को यह दे दिया गया कि जो प्रांत चाहे संघ से अलग हो सकता है, और दूसरी प्रांतों को अधिकार दे दिया गया कि अगर प्रांत चाहे तो जो नया संविधान बन रहा है उसे स्वीकार करें, चाहे तो अस्वीकार कर दें। अब ये प्रांतों को दो प्रकार का अधिकार मिल गया, चाहे तो संघ से अलग हो जाए, एक अधिकार इसमें मिल गया, और नए संविधान को चाहे तो स्वीकार करें, चाहे तो अस्वीकार कर दें। अगर अस्वीकार कर देंगे तब क्या होगा? तो कहा गया इस प्रस्ताव में कि अपनी पुरानी संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, जो पुरानी संवैधानिक व्यवस्था उसको बनाए रखें, या जो सम्राट की सरकार है, ब्रिटेन की जो सरकार है, उनके लिए नए संविधान का प्रावधान करेगी। यह बात कह दी गई। ठीक है, युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, जिस पर कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, जिस पर कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा, और राष्ट्रकुल में भारत की बराबरी की हिस्सेदारी होगी,
और यदि भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल से अपने संबंध का विच्छेद कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत यदि चाहे तो राष्ट्रमंडल से अपने संबंध को विच्छेद कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। और अगली बात कही गई कि एक गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद बनेगी जिसमें भारत के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के हाथ में होगा। इतनी बातें कह दी गई। अब यहां पर देखिएगा, जब यह प्रस्ताव आ गया तो चूंकि स्टेफोर्ड क्रिप्स जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे, गांधी से भी पूर्व परिचित थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक टिप्पणी की कि हमारे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के दूत बनकर भारत आए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स के ऊपर, स्टेफोर्ड क्रिप्स के ऊपर एक टिप्पणी की कि हमारे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के दूत बनकर के भारत आए हैं। जब स्टेफोर्ड क्रिप्स गांधी से मिले और गांधी से कहे कि ये प्रस्ताव हमारा है, ठीक है, आप भारतीयों से कहें कि वो युद्ध में हमारे साथ जर्मनी और जापान के विरुद्ध शामिल हो जाएं। गांधी ने प्रस्ताव को देखा तो गांधी ने एक बात स्टेफोर्ड क्रिप्स से कहा कि हम स्वराज, जो आपने कहा कि युद्ध के बाद हम औपनिवेशिक स्वराज देंगे, गांधी ने कहा इसे तो हम 1906 से मांगते आ रहे हैं। अरे 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और तिलक वहां पे स्वराज शब्द का प्रयोग किए, मांग किए। फिर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें भी तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। जब स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कहा तो भी इसमें स्वराज की बात की गई। और 1927 में मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, ठीक है, किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में, उसमें भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई। लेकिन 1929 में लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। अब यहां समझिएगा औपनिवेशिक स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर क्या है, तब गांधी और उनके परामर्श को हम बताते हैं। जैसे बार बार हम कह रहे हैं दोस्तों कि डोमेनियन स्टेटस दिया जाएगा, औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा या प्रादेशिक स्वशासन दिया जाएगा युद्ध के बाद, इसका मतलब क्या है? तो ये जो स्वराज की मांग शुरू से होती आ रही थी, जब साइमन कमीशन के विरोध के बाद बर्केनहेड ने चुनौती दी कि भारतीय जो हैं एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सारे दलों को मान्य है। तो इस जो चुनौती को है, इसको स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने अपना एक संविधान बनाकर प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब विचार विमर्श मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत कर दिया कि हम स्वराज मांगते आ रहे हैं, पहले से हमको मिल नहीं रहा है, क्यों न इसको थोड़ा सा घटा दिया जाए, थोड़ा सा इसको कम कर दिया जाए। जैसे आप बहुत कुछ मांगे और कोई सामने वाला देने के लिए तैयार ना हो तो आप क्या करते हैं, थोड़ी सी अपनी मांग को कम करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वराज की जगह पे हम औपनिवेशिक स्वराज कर दें, ठीक है, लेकिन वो भी इन लोगों ने नहीं दिया। इसी से नाराज होकर फिर 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वहां पूर्ण स्वराज की मांग होती है। तो न तो ये पूर्ण स्वराज दिए और न औपनिवेशिक स्वराज दिए। अब औपनिवेशिक स्वराज का मतलब समझिएगा दोस्तों, इसको स्वराज से थोड़ा कम होता है। कैसे? जैसे आज भी आप जानते होंगे कि आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में आज भी जो वहां की सरकार है वो ब्रिटिश सम्राट के नाम का यूज करती है, आज भी ब्रिटिश ताज के नाम का यूज करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आंतरिक रूप से औपनिवेशिक स्वराज का मतलब समझिएगा, आंतरिक रूप से यहां भारत की अपनी सरकार होगी, ठीक है, अपना संविधान होगा, सब कुछ अपना सिस्टम भारत का होगा, लेकिन ऊपर से नाम किसका होगा? ब्रिटेन के सम्राट का। इसी को औपनिवेशिक स्वराज कहा गया कि आंतरिक रूप से तो अब भारत का प्रधानमंत्री होगा, भारत की सारी व्यवस्था अपनी होगी, लेकिन ऊपर से नाम किसका होगा? ब्रिटेन के सम्राट का। इसीलिए जब इसका तीसरा नाम जानेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, प्रादेशिक स्वशासन। यह जो औपनिवेशिक स्वराज है इसी को कहा जाता है प्रादेशिक स्वशासन या डोमेनियन स्टेटस, कि नाम मात्र के लिए ब्रिटेन के सम्राट का ऊपर से प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आंतरिक रूप से भारत सरकार अपना सारा कार्य का संचालन करेगी। इसी को डोमेनियन स्टेटस कहा गया। लेकिन इसका जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया, कहा कि यह किस प्रकार का स्वराज है, हम किसी का नाम अपने ऊपर नहीं रखना चाहते हैं, हमको चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए।
और आप जानते होंगे दोस्तों कि लाल बाल पाल जो गरम दल के थे, बिपिन चंद्र पाल ने तो यहां तक कह दिया कि यदि ब्रिटिश सरकार हमें स्वराज दे तो भी मैं नहीं लूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा लेकिन मैं लूंगा नहीं, मैं उस किसी भी चीज को नहीं लूंगा जिसे मैं अपने बाहुबल से अर्जित न कर लूं। यह बिपिन चंद्र पाल का कथन है कि अगर ब्रिटिश सरकार हमें स्वराज दे तो भी मैं नहीं लूंगा, मैं उस किसी भी चीज को नहीं चाहता हूं जिसे मैं अपने बाहुबल से अर्जित न करूं, इसे हम लेंगे, अपने से लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें थी औपनिवेशिक स्वराज कि मतलब आंतरिक रूप से जो है वो भारत अपने सारे कार्य को करेगा, स्वतंत्र होगा आंतरिक रूप से, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर नाम मात्र के लिए एक सत्ता होगी, वो ब्रिटिश सम्राट होगा, उसका वो नाम का प्रयोग करेगा और यहाँ आंतरिक रूप से उसका अपना संविधान होगा, उसके अपने प्रधानमंत्री होंगे, उसकी अपनी व्यवस्था होगी। ठीक है, ये औपनिवेशिक स्वराज की बात हुई। तो जब स्टेफोर्ड क्रिप्स ने गांधी से कहा कि हम युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज देंगे, ठीक है, तो गांधी ने कहा इसे तो हम पहले से ही मांगते आ रहे हैं, ऐसा करिए कि आज हमको आप दे दीजिए और चले जाइए यहां से, हम शामिल हो जाएंगे युद्ध में। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि नहीं, इसे अभी नहीं देंगे, युद्ध की समाप्ति के बाद देंगे। गांधी मुस्कुराते हुए कहे कि यह तो बाद के तिथि का चेक है, ये तो उत्तर दिनांकित चेक है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन पर किसने टिप्पणी की है कि यह उत्तर दिनांकित चेक है, क्योंकि क्रिप्स मिशन कह रहा है कि युद्ध के बाद हम औपनिवेशिक स्वराज देंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो गांधी ने कहा कि अभी दे दीजिए और देकर के आप यहां से जाइए। ठीक है, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि नहीं, इससे हम युद्ध के बाद देंगे। तो गांधी ने कहा यह तो उत्तर दिनांकित चेक है, और संभवतः जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जोड़ दिया कि एक डूबते हुए बैंक या टूटते हुए बैंक या एक दिवालिये बैंक का यह उत्तर दिनांकित चेक है। ठीक है, गांधी के शब्द में एक शब्द जोड़ दिया गया कि यह टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, क्योंकि ब्रिटेन खुद संकट में फंसा हुआ है विश्व युद्ध में, और वह कह रहा है कि युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपको हम औपनिवेशिक स्वराज देंगे। अच्छा, आप कल्पना करें कि एक बैंक डूब रहा है या उसके ऊपर संकट है और आप अपना पैसा लेने जाएं और बैंक कहे कि 3 साल बाद का ये 5 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, तो आप मानेंगे? आपको जो देना है हमें अभी दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी बातें क्रिप्स मिशन में हो गई, ये बातें आप ख्याल रखिएगा। फिर से एक बार आपको मैं कह दे रहा हूं, तो ये कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। पहली बात कही गई क्रिप्स मिशन में कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा करेगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये एक बात कही गई। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों को मिलाकर भारत एक संघ बनेगा, ये दूसरी बात कह दी गई। लेकिन तीसरी बात कही गई कि कोई भी प्रांत चाहे तो संघ से अलग रह सकता है और नए संविधान को चाहे तो स्वीकार करे चाहे तो अस्वीकार करे। ये क्रिप्स मिशन में प्रांतों को 2 अधिकार दे दिया गया कि चाहे तो संघ से अलग रह सकता है और चाहे तो संविधान को स्वीकार करे चाहे तो अस्वीकार कर दे। ठीक है, और कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा जो बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होगा और राष्ट्रकुल में भारत की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल से अपने संबंध को विच्छेद कर सकता है। ये बात कही गई। अगली बात कही गई कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में भारत के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास होगा। ठीक है, लेकिन यह प्रस्ताव फेल हो गया। कांग्रेस ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर इसे हम मान लेंगे तो देश इससे टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रांतों को इससे अलग होने का और संविधान को न स्वीकार करने का अधिकार दे दिया गया था। तो कांग्रेस ने कहा कि इससे तो हमारा देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें तो स्पष्ट रूप से बंटवारे की बात है ही नहीं, इसमें तो 2 राष्ट्र की सिद्धांत की बात ही नहीं, इसलिए वो भी स्वीकार नहीं किए और यह मिशन फेल हो गया। और गांधी जी ने इस मिशन पर टिप्पणी की कि यह जो मिशन है क्रिप्स मिशन, यह एक उत्तर दिनांकित चेक है, बाद की तिथि का चेक है। दोस्तों, ये संविधान सभा के विषय में थोड़ा सा हम पहले से चले हैं। अब इसके बाद आते हैं डायरेक्ट आपको कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा का गठन हुआ है।